चलो आने दो, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन में हम लोग पिछले चैप्टर में ये चीज देखे थे कि मतलब डाइवर्सिटी जो है हमेशा डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे क्या चीज, सोशल डिवीजन और सोशल डिफरेंस। ठीक है, वो डिस्कस हम लोग किए थे। हम लोग अब देखेंगे कि राजनीति में सामाजिक असमानता जिसको बोलते हैं, एक समान न होना की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। मतलब कई बार ऐसा चीज जो है सामाजिक असमानताओं का अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना। इस चैप्टर में हम इस विचार से भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे, और हम यहाँ सामाजिक विभाजन यानी सोशल डिवीजन और सोशल डिफरेंस वाली तीन सामाजिक असमानता, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स, रिलीजन और कास्ट, ये तीन चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। चलो, यही चैप्टर है ना, दिख रहा है? ठीक है। कहता है इसमें कि दीज आर द सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इन ईच केस वी लुक एट द नेचर ऑफ द डिवीजन इन इंडिया एंड हाउ इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स. We also ask whether different expression based on these differences are healthy or otherwise in the democracy. हम देखेंगे कि कास्ट का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस और जेंडर का डिफरेंस ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या खराब है। क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी सबसे मेन मुद्दा है। आइए हम लोग देखते हैं कि जेंडर और पॉलिटिक्स कैसे एक साथ है। पहले समझिए, कहता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, a system in which all work inside the home is either done by a woman of the family or organized by them through the domestic helpers. पहले तो देखिए कि सेक्सुअल डिवीजन कैसे होता है, मेल और फीमेल किस किस वर्क के लिए बनते हैं। याद होगा आप लोगों को, जब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उस समय हम लोग ब्राह्मणिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो ब्राह्मणिज्म वाले मैटर में हम लोगों ने देखा था कि ब्राह्मणिज्म जो है वो ये कहता था कि लेडीज लोगों को घर के भीतर रहना चाहिए, घर के भीतर का काम करना चाहिए। वही पद्धति यहाँ पे भी अभी चल रही थी। तो कहता है सेक्सुअल डिवीजन में यहाँ पे भी कि वैसा सिस्टम जो घर के अंदर का जो भी काम होता है वो या तो महिला के द्वारा किया जाता है या उनके द्वारा कुछ घरेलू लोगों के द्वारा मिल के किया जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज महिला ही करती है। जैसे आप एक मिनट के लिए एग्जाम्पल मान लीजिए, साउथ का कोई मूवी आप देख रहे हैं, उस मूवी में आप देखेंगे कि घर के भीतर का सारा काम लेडीज करती हैं, उनके हेल्प के लिए नौकर चाकर होते हैं। तो सेक्सुअल डिवीजन यहाँ पे ये पहला डिवीजन। दूसरे डिवीजन में कहता है, अबे यार, अब देखो इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई आर वी डिस्कसिंग थिंग्स लाइक हाउस होल्ड वर्क इन दिस टेक्स्ट बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस, इज दिस पॉलिटिक्स? क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है कि हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें घर की चीजों का, घर से घर के काम का क्या लेना देना है? क्या यह भी पॉलिटिक्स है? बिल्कुल है। पूछता है कि व्हाई नॉट, इफ पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर देन श्योरली मेल डोमिनेंस इन द हाउस होल्ड शुड बी कंसिडर्ड पॉलिटिकल। देखो अब पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन कैसे होता है। कहता है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बी बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन इज हाउस होल्ड एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन ए सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। हम देखते हैं कि लड़का और लड़की की जहां तक बात है, वहां पे हम महिलाओं को इस मामले में देखते हैं कि महिलाओं को घर के काम और बच्चे को पालने का काम ज्यादा देखते हैं। इससे ये रिफ्लेक्ट होता है, ये दिखता है कि सेक्सुअल डिवीजन लेबर में बहुत सारे फैमिली में होता है। वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथिंग, टेलरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड मेन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। घर के अंदर के सभी काम लेडीज के द्वारा किया जाएगा और घर के बाहर के सारे काम जेंट्स के द्वारा किया जाएगा। एंड इट इज नॉट दैट मेन कैन नॉट डू हाउस होल्ड वर्क,
ऐसा नहीं है कि घर का काम जेंट्स नहीं कर सकते हैं। दे सिंपली थिंक दैट इज फॉर वुमेन टू अटेंड दिस थिंग। वो जेंट्स का सिंपली मानना है कि ये काम महिला के लिए वही करेगी। When these jobs are paid for, men are ready to take up this work. अगर पुरुष को कह दिया जाए कि तुमको पैसा देंगे इस काम के लिए अच्छा खासा, तो पुरुष उस काम को छोड़ देते हैं, चले जाएंगे महिला वाला काम को करने। आप ध्यान से देखेंगे तो मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन द होटल्स आर मेन। होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते? लेकिन अपने घर की बात आएगी तो का घर की पत्नी का काम है, ये मम्मी करती है, ये दीदी करती है, तो ठीक है हम मान के चल रहे हैं। अब वही जब अपन को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा अपने को, तो हम लोग उस काम के लिए रेडी हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, नाम बदल लेते हैं। घर में माता जी काम करेंगी तो माता जी काम कर रही है तो लेडीज वाला काम हो गया। और हम गए शहर होटल में काम कर रहे हैं, देन वी विल कॉल्ड शेफ। Similarly, it is not that women do not work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuel, and work in the fields. In urban areas, poor women do work as domestic helper in middle class homes, while middle class women work in offices. आप ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी लेडीज जो है वो घर के अंदर ही काम करती है। गाँव में देखेंगे तो कुछ लेडीज होती हैं जो पानी ढोने जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है जो फ्यूल कलेक्ट करती हैं, मतलब लकड़ियां, ईंधन वगैरह जो गाँव में जलावन के लिए, और खेतों में काम करती हैं। शहरी क्षेत्रों में देखें तो जो गरीब औरतें हैं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, तो वो घरेलू काम में काम करवाती हैं लोगों का, मिडिल क्लास वुमेन के घर में काम करने जाती हैं। और जो मिडिल क्लास वुमेन है वो ऑफिस वगैरह में काम करती हैं। In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor. आप ये समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेजोरिटी ऑफ वुमेन जो है वो, अगर हम उसको एक टाइप में बांटे तो ये बांट सकते हैं कि वो जो है पेड वर्क करती है, किस चीज में, डोमेस्टिक लेबर के तौर पे उनको पेड वर्क मिलता है। बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट रिकॉग्निशन। उनके काम की वैल्यू नहीं दी जाती है और उनके काम को कोई पहचान नहीं मिलता है। And the result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity and their role in public life, especially in politics, is minimal in most societies। आप देखेंगे कि नतीजा क्या होता है कि महिलाओं को हम उनका आइडेंटिफिकेशन छीन लेते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि वो पॉलिटिक्स में भी उनको बहुत कम भागीदारी मिल पाता है। और जो महिलाएं पॉलिटिक्स में भाग लेती हैं वो आमतौर पर गिनी चुनी टाइप की महिलाएं और पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं। Earlier only men were allowed to participate in public affairs, vote, and contest for public offices. Gradually, the gender issues were raised in politics. Women in different parts of the world organized and agitated for the equal rights. याद होगा हम लोग जब पढ़ रहे थे, ये क्या नाम था, जर्मनी वाला जो पढ़ रहे थे ना हम लोग, जर्मनी वाला, डेमोक्रेसी इन जर्मनी, रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले में बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि उसमें क्या होता है कि लेडीज लोग भी अपने वोटिंग, क्योंकि उस समय भी लेडीज लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिला था ना, वोटिंग राइट के लिए उन लोगों ने बाद में प्रोटेस्ट किया था कि नहीं किया था। तो नतीजा वही चीज यहाँ भी था कि यहाँ भी कहा गया था कि लेडीज लोगों को वोटिंग का राइट न दिया जाए, चाहे लेडीज लोगों को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, वोटर कार्ड बनवाया ही नहीं जाता था, वोटर कार्ड बन गया तो घर से बाहर नहीं जाएगी, ऐसा स्थिति होता था। उसके बाद वुमेन जो है इस चीज के लिए अलग अलग पार्ट के, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट के लेडीज जो है इन सब मैटर के लिए यूनाइट हुए और अपने लिए इक्वल राइट खोजने लगे। There were agitations in different countries for extension of voting rights to women, and these agitations demanded enhancing the political and legal status of women in improving their educational and career opportunities. More radical women's movement aim at equality in personal and family life as well, and these movement are called feminist movement. हुआ क्या कि लेडीज लोग अलग अलग दुनिया के अलग अलग भागों में अपने अपने अलग अलग अधिकारों के लिए लड़ने लगे। जहां जहां उनका मतलब पॉलिटिकल डिमांड्स करने लगे कि हमको पॉलिटिक्स में भी मिलना चाहिए, हमारा लीगल स्टेटस भी होना चाहिए, हमको पढ़ाई लिखाई में भी छूट दो, हमको करियर अपॉर्चुनिटी में भी भाग लेने दो, ठीक है। और इन सब को लेके और साथ में उन लोगों ने कहा कि हमारा, हम अगर घर में भी काम कर रहे हैं तो हमको भी पहचान मिलनी चाहिए, हमारी भी इज्जत होनी चाहिए, हम आपके घर में काम कर रहे हैं, नौकर थोड़ी है आपके घर में। और इस टाइप के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। और जो इस टाइप के मूवमेंट में अगर पुरुष भी अगर भाग लेते हैं, दे आर कॉल्ड फेमिनिस्ट। ठीक, आगे देखिए।
हरिओम। चलिए, फेमिनिस्ट किसको कहते हैं वो बात बता दिए। कहता है कि वे वुमेन और ए मेन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन, दे आर कॉल्ड फेमिनिस्ट। वैसे लोग पुरुष या स्त्री जो पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों की बात करते हैं वो फेमिनिस्ट कहलाते हैं। ठीक, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन and political mobilization on this question help to improve women role in public life. We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. है ना। अब वो तो अलग बात है कि सीनियर क्लास में लेडीज टीचर जाएगी, अगर लेडीज टीचर दबंग नहीं हुई तो सीनियर क्लास में लड़का उसको टिकने नहीं देगा। है कि नहीं है ना। नहीं है क्या। तुम लोग तो टेंथ टेंथ वाला 11th 12th वाला में अगर चली जाए लेडीज तो लड़का सब जो है सो उसको समझे अरे बाप रे बाप, क्या मतलब आ गई मैडम, पता चले उसको इतना परेशान करेगा सब कि बेचारी जो है वो छोड़िए देगी स्कूल। इसलिए जूनियर टीचर बने रहना उन लोगों को ज्यादा मतलब पसंद आता है, लेकिन ठीक नहीं है ये चीज। उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सीनियर को पढ़ाएगी तभी वो आगे कुछ अच्छा कर पाएगी। और एक बात आप लोग भी मानते होंगे, इस चीज को मानना पड़ेगा। अगर कभी आप लोग पढ़े होंगे लेडीज टीचर से आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेडीज टीचर्स आर मोर एजुकेटेड एंड मोर एलिजिबल देन जेंट्स टीचर। वो आपको किसी बात को बहुत अच्छे से समझा पाती है उसके पास, ये चीज हम लोगों ने देखा है। अरे वो तो भेदभाव 10th तक न करेगी भाई, भेदभाव 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 उसके साथ भेदभाव होता है तो वो तो नहीं करने गई होगी तुमसे कि बउआ हमारे साथ भेदभाव होता है घर में। भेदभाव, ठीक है। अरे तो तुम लोग तो पढ़ा होगा 4 5 6 में, किस क्लास में पढ़ा था। हाँ तो उसी टाइप उतना ही तक रखा ही जाता है, उससे ज्यादा रखवे नहीं करता है स्कूल वाला। स्कूल वाला कहता है कि उससे ज्यादा रख लेंगे तो बवाले हो जाएगा। ठीक है। तो खैर वो बात नहीं, इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं ना, अभी जो डीयू वाला जो हमारा क्लास होता है, ठीक है, उसमें डीयू वाले क्लास में 4 जो फैकल्टी है पीएचडी की हुई लेडीज लोग हैं, अब बहुत ही अच्छा नॉलेज रखती हैं, बहुत अच्छा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ाती हैं। और एक टीचर है जो पवन शर्मा नाम है उसका, वो पढ़ाएगा। अब 25 बार बोलेगा, एक ही बात बोलता है, मतलब उसके क्लास हम लोग करना नहीं चाहते हैं। जब फोन को जब जैसे ही ऑन करेगा तो एक ही बात कहेगा, यू नो there are 5 types of political science। हर 5 मिनट, हर 2 मिनट, हर एक सेंटेंस के बाद यू नो करता है कि सर दर्द करने लगता है। और लेडीज लोगों के पास ये चीज है कि लेडीज लोगों ने आने वाले इस समय में अपने आप को बहुत चेंज किया है, बहुत इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास है। एक बात तुम लोग को भी मानना पड़ेगा कि लड़का से ज्यादा मेहनत तो लड़की पढ़ती है, ये बात तुमको पता होना चाहिए। लड़की सब पता नहीं लगने देती है कि पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, ठीक है। वो अचानक से कब पढ़ के कब मार्क्स ले आती है ठाए नहीं लगेगा। यहाँ तो दिन भर भाई थेथरोलॉजी करने से फुर्सत मिलेगा तब ना, नहीं तो थेथरोलॉजी करने से भी फुर्सत नहीं मिलता है। तो ये चीज है। खैर उसमें तो हम लोग आगे देखते हैं इस चीज में। उसके बाद कहता है in some parts of the world, for example in Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women is public life is very high। जो छोटे छोटे देश हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये सब ऐसा देश है। फिनलैंड के बारे में आप लोगों को जान के एक बात बहुत खुशी होगी कि फिनलैंड जो है ना दुनिया का सबसे हैप्पीनेस रहने वाला, हैप्पी रहने वाला शहर है, सबसे हैप्पी रहने वाला फिनलैंड। वहां पे बहुत कम तकलीफ है लोगों के पास। और कहा जाता है कि वहां पे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। महिलाओं की वहां पे सहभागिता बहुत ज्यादा है। लेकिन अपने देश में वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड द मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा, अपने यहाँ अगर मुखिया का चुनाव होता है किसी के गांव में और मुखिया कैंडिडेट वहां पे फीमेल सीट है, अगर महिला मुखिया बन जाती है तो महिला को कोई मुखिया जी कहे चाहे नहीं कहे, उसके हस्बैंड को क्या कहेगा लोग, मुखिया जी। उसकी पत्नी बगल में खड़ी रह जाएगी, कोई इसको कुर्सी देगा कि नहीं देगा, लेकिन उसके हस्बैंड का पूरा भरपूर सम्मान हम लोग करते हैं, जबकि मुखिया उसकी पत्नी है। तो बिकॉज वी हैव अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, हम लोग पितृसत्तात्मक, मतलब हम लोग जो है पुरुष प्रधान समाज है। कहता है कि आवर स्टिल मैन डोमिनेटेड, हम लोग पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज।
हम लोग महिलाओं की छवि को बहुत ढंग से डिसएडवांटेज उसका उठाते हैं। अभी बता दिए डिसएडवांटेज क्या हो गया। महिला अगर पुलिस, अगर कोई महिला दरोगा है और महिला दरोगा आपके यहाँ छापा मारने अकेले पहुंच जाए तो उसका वैल्यू कोई करेगा? नहीं करेगा उसका वैल्यू। लेकिन अगर पुलिस एगो कांस्टेबले पहुंच जाए लाठी लेके पूरा चश्मा उस्मा लगा के, तो हाँ हाँ आयल है, दरोगे आयल है, कांस्टेबल छोड़ दो उसको, कांस्टेबल कहेगा ही नहीं, कोई दरोगे कहेगा उसको। ठीक है, तो ये चीज है। अब समझिए उसके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्या करते हैं? अब स्कूल में, प्राइवेट स्कूल की बात एग्जांपल ले लो, डिस्क्रिमिनेशन का एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल, एक मेल टीचर एक फीमेल टीचर है, ठीक है। फीमेल टीचर को स्कूल वाला हमेशा चाहता है कि जूनियर में पढ़ाए, क्योंकि इसको पैसा देना पड़ेगा कम, ठीक है। और मेल टीचर को चाहता है कि इसको सीनियर में भी धकेल दो, कैसे भी धकेल दो सीनियर में, कैसा भी हो, आज गाइज पढ़ाने आए चाहे नहीं आए, लेकिन इसको सीनियर बना दो, ठीक है। पेमेंट के मामले में वहां पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। सोसाइटी के मामले में, अब लेडीज है, लिपस्टिक लगा के अगर कहीं जा रही है तो कह रहा है जाए, तो कहीं जाना है तो क्या लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत है उसको? लिपस्टिक लगाना जरूरी थोड़ी है, स्कूल में पढ़ाने जा रही है, किसी से फंसी हुई है, लिपस्टिक लगा के डेली डेली जाती है। ऐसा आमतौर पे आपको कमेंट सुनने के लिए मिलता होगा। ऐसा सुनने के लिए आपको बहुत ढंग से मिलेगा। कोई लड़की अगर ज्यादा सज धज के रहेगी या ज्यादा मेकअप करके रहेगी, तो आमतौर पे सोसाइटी का नजर जो है, या सोसाइटी का सोच उसके लिए ठीक नहीं माना जाता है। माना जाता है क्या? लेकिन अगर कोई लड़की के शक्ल से शरीफ हो, खाली शक्ल से शरीफ हो, और हरकत से वो सबके बाप हो, ठीक है, और सब जगह जाती हो खाली शराफत दिखाती हो और मुंह पे एकदम मतलब निहायत शरीफ निहायत सिंपल रहने वाले, सोसाइटी उसके लिए मानती क्या ना, लड़की बहुत शरीफ है। रदर देन आप किसी को जज किस चीज से करते हैं? उसके मेकअप से जज कर ले रहे हैं। कोई लड़का, ठीक है, कोई लड़का एकदम मतलब सीटीएस है, सारा गैंग का मास्टरमाइंड वही लड़का है, मुंह उसका शरीफ जैसा है, पूरा सोसाइटी जानता है कि इससे सुधवा लड़का कोई नहीं है। पांच गो बुढ़वा के पैर छू के प्रणाम करते रहे, लगे हाँ इससे शरीफ तो लड़का ही पैदा नहीं हुआ आज तक। आज जो लड़का बेचारा खाली उसको शौक रहता है गुंडा बनने का, कहीं गया मार खा के आ जाएगा बेचारा, वो ऐसा ही फ्री में बदनाम हो जाएगा, मार खा के आके बदनाम हो जाएगा, यही तो गुंडइये में रहता है हमेशा। सोसाइटी का अपना अपना देखने का नजरिया है, अपना अपना परसेप्शन है। फिर ये कहता है कि लेडीज को लेके हम लोगों ने बहुत तरीके से उनको परेशान, बहुत तरीके से अभी भी सोसाइटी में चलता है। आप लोगों को ऐसा ऐसा चीज आप लोगों को बताएंगे कभी, ये तो क्लास लाइव है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो हम बताते क्लास में कि किस किस ढंग से लोग सोचता है। यहाँ पे आमतौर पे वैसे लोग जो जिनका उम्र जो है 50 साल से ऊपर हो गया है और जो अब मरने के कगार पे आ रहे हैं, उसके बीच का जो एज का दायरा है ना, उनका लेडीज के प्रति सोच इतना घटिया है, इतना गंदा है जिसका हिसाब नहीं। The literacy rate among women is only 54% compared with 76% among men. Similarly, a smaller proportion of girls students go for higher studies, and when we look at the school results, girls perform as well as boys, if not better in some places. But they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than the spending equally on the sons and daughters. ठीक, बाबूजी देखते हैं। अब एक बात बताओ, अगर पिताजी के पास, अगर पिताजी थोड़ा सा स्टेरियोटाइप माइंडेड लोग हों, ठीक है, कंजर्वेटिव टाइप के, और पिताजी को कहा जाए कि बेटी को जो है आपको पुलिस विभाग में भेजना है, बेटी को और बेटा को 20 लाख रुपया घूस देना है, बाबूजी के पास 20 लाख रुपया ही है, बाबूजी बेटा को देंगे कि बेटी को देंगे? बेटा को देंगे, भले बेटा उबारू हो। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, एक चीज और मिलाइएगा, अभी तो आप लोग का जिंदगी 10th के बाद शुरू होगा, आप लोग मिलाइएगा, जितना गंवार टाइप का लड़का होता है, चोर बुद्धि वाला, उसका बाप उसको नौकरी लगा देगा जमीन बेच बाच के चाहे जैसे। जितना पढ़ने वाला लड़का होगा ना, उसके पास घूस होता है ना उससे एग्जाम निकलता है, एग्जाम निकाल भी लेता है, लास्ट में घूस के मामले पर मुंह फाड़ देता है। होता है ना ऐसा? तो ये चीज वहां पे आप मात खा जाते हैं। लड़की के साथ भी यही मुद्दा है, ठीक है। अब सोसाइटी का परसेप्शन नजरिया इसके मामले में, घर वालों का, सोसाइटी का नहीं, घर वालों का नजरिया इसके प्रति अब चेंज होता जा रहा है, ठीक है। पैट्रियार्की का मतलब होता है लिटरली रूल बाय द फादर। दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू रेफर टू सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमन।
पैट्रियार्की का मतलब होता है वैसा सोसाइटी जिसमें पिताजी को सबसे सर्वमान्य माना जाता है। पिताजी किसी के भी हो सकते हैं, मतलब अगर हमारे बाबा जिंदा हैं तो वो हेड होंगे क्योंकि वो पिताजी के पिताजी हैं। अगर बाबा नहीं होंगे तो हमारे पिताजी घर के हेड होंगे। आप लोगों को ये बात पहले से पता होगा कि पहले कार्ड आता था ना, तो घर के सबसे वरिष्ठ नागरिक के नाम पे आता था, वो याद है। अभी तो कार्ड व्हाट्सएप व्हाट्सएप से आ जाता है, पहले लिखा के आता था फलाना बाबू सौ परिवार। अगर उस पर लिख दिया गया किसी कारणवश कोई लड़का दोस्ती हितारों में नहीं उसको पहचान में लिख दिया, दोस्त का नाम लिख के भेज दिया, उसका बाबा पिनिक के फायर हो जाएगा कि अब ये से हमारा सत्ता छीन रहा है। दैट इज कॉल्ड पेट्रियार्की। A time youth survey was conducted in six states of our country, and it shows that an average woman works every day for a little over 7.5 hours, while an average man works for a 6.5 hours. 6 स्टेट्स में एक सर्वे किया गया, टाइम कितना टाइम यूज करते हैं मेल और कितना टाइम यूज करते हैं फीमेल। और इस सर्वे में पाया गया कि 7.5 घंटा एक दिन में एक महिला काम करती है, और पुरुष जो है 6 घंटा, मतलब 6.5 घंटा काम पुरुष करता है। तब भी दिखाता है कि हम सबसे ज्यादा काम करके आए। Yet the work done by men is more visible because most of their works lead to generation of income. Women also do a lot of direct income generating work, but the bulk of their work is household related. This work remains unpaid and invisible. पुरुष 6.5 घंटा काम करके आता है, तो पैसा जनरेट करने वाला काम करता है, जिसके वजह से उसके काम को तरजीह दी जाती है। और दूसरा, महिला अगर काम नहीं करती है, मतलब महिला उससे ज्यादा काम करती है लेकिन वो घर का काम करती है, जिसकी वजह से उनको पैसा भी नहीं मिलता और उनके काम को हम लोग इनविजिबल घोषित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब कहता है कि नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इज हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क 1 hour more than average men every day, yet much her work is not paid and therefore often not valued. The Equal Remuneration Act 1976 provides that equal wages should be paid for equal work. याद रखिएगा, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4, उसमें लिखा हुआ है कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पैसा मिलेगा। ठीक है, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पैसा मिलेगा। कोई भी आदमी इक्वल पैसा, मतलब कोई भी लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर वो एक काम, जैसे एक टीचर है और एक टीचर सेम क्लास में सेम सब्जेक्ट के एक क्लास में सीनियर टीचर है, लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों को बराबर पैसा मिलेगा। ठीक है। However, in almost of areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. इसमें आप देखिए, ये आपके सामने एक मैप है, दिख रहा है मैप? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है? एक सेकंड रुको। अब शेयर हो रहा है स्क्रीन? ठीक, चलो। ये देखो, यहाँ पे मैप दिख रहा है। इसमें आप देखिए, मैप में सबसे ऊपर देखिए लिखता है इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011, 0 to 6 years। 0 to, मतलब पैदा होने से 6 साल तक के बच्चे का चाइल्ड सेक्स रेशियो दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, उसमें देखो नीचे में दिया हुआ है लीजेंड। लीजेंड का मतलब होता है लिगेंड भी बोलते हैं उसको कभी कभी। वो लीजेंड में दिया हुआ है कि जो पर्पल कलर से किया हुआ है 9,951 एंड एबव पर थाउजेंड, 1,000 में, ध्यान से देखो लिख रहा है लीजेंड में, यहाँ देखने। ओबे यार, देखो यहाँ सबसे ऊपर में लिख रहा है 951। देखो यहाँ पे ये लिख रहा है 951 एंड एबव।
वैसा स्टेट जिसमें 1000 मेल बच्चों पे 951 फीमेल बच्चियां हैं, ठीक है, मतलब फीमेल्स हैं। ऐसा कौन कौन सा स्टेट है, ध्यान से देखो। केरला है सबसे नीचे, केरला, चंडीगढ़, वेस्ट वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, है ना, अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, मिजोरम है, ये सारे स्टेट्स हैं। अब 926 से 950 तक जिस स्टेट में बच्चे हैं 1000 बच्चों पर, उसमें देखो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु और क्या है, मणिपुर और नागालैंड। इतने स्टेट्स में 926 से 950 बच्चे थे, बच्चियां थी 1000 बच्चे पे। अब उसके नीचे का ग्राफ देखो, कहता है 901 से 925 बच्चे थे 1000 बच्चों पर। कहाँ कहाँ है बताओ, कोई कौन कौन सा स्टेट दिख रहा है? दिल्ली, है ना। अब फिर देखो 876 से 900 के बीच में कौन कौन सा स्टेट दिख रहा है, जहाँ चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है। अब सोचो एक एक 100 बच्चे कुंवारे मरेंगे। देखो उसमें 876 टू 900 वाला स्टेट कौन कौन सा हो गया? राजस्थान, और ऊपर में उत्तराखंड। ध्यान से देखो, पूरा मैप ऐसे ही एनालाइज नहीं होता है। उत्तराखंड में भी है ना। और सबसे कम देखो बिलो 875, 875 से भी कम कहाँ कहाँ है देखो तो। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। हरियाणा अब जाके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला जगह से स्कीम। श्रीलंका, दे पहले भारत में देखो ना, श्रीलंका तो दूसरा बात है। श्रीलंका वाला इसमें ग्राफ कहाँ बनाया हुआ है जी? श्रीलंका कलर देखो तो, और उसमें कहीं कलर दिए हुए वैसा ग्राफ में तुमको? श्रीलंका चल गया डायरेक्ट। श्रीलंका नहीं देखना है भाई, श्रीलंका का सेक्स ग्राफ नहीं दिए हुए। देखो, इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स prefer to have son and find ways to have the girl child aborted because the she is born. Such selective abortion led to a decline in child sex ratio. In the country is merely 919, as the map shows the ratio has fallen below the 850, even 800 in some states. कहीं कहीं 919 बच्चे बच्चियां हैं, और कहीं कहीं 800 बच्चियां हैं 1000 बच्चे पे। ठीक है। उसके बाद देखो, कहता है कि देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हैरेसमेंट, एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। अर्बन एरियाज, रूरल नहीं, अर्बन, शहरी क्षेत्र में महिलाएं जो है ज्यादा अनसेफ होती हैं। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम फ्रॉम बीटिंग, हैरेसमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इनफैक्ट वे अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, वहां पे मारपीट की जाता है उनके साथ, हैरेसमेंट किया जाता है, अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है। आप लोग भी सुनते होंगे और जानते भी होंगे आप लोग कि कभी कभी आप देखेंगे खबर आती है कि बड़ा पढ़ा लिखा लोग है, बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन फिर जब शादी हो गई लड़की की, तो लड़की की शादी के बाद जो है लड़की को कहता है कि जाओ बाप से तुम एक और कार खरीदवा के ले आओ। और लड़की एक बार ऑलरेडी एगो 4 व्हीलर दिवा चुकी है, और फिर लड़की को पीटता था। लड़की की सास मारती थी, लड़की का ससुर मारता था, टॉर्चर करते रहता था। ठीक है। ये सारा चीज उनके साथ घटते रहता, अभी भी होता है। अपने आसपास के सोसाइटी में भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो मिलेगा आपको ऐसा केस। ऐसा केस खोजने अपने लोगों को बाहर तो जाना नहीं है क्या? आप लोगों को एक और चीज, एक और डाटा समझ सुनना चाहिए। आवाज जा रहा है? एक और डाटा समझिए। आजादी के बाद, ठीक है, और मतलब अभी तक के आसपास में डाटा, एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पाया गया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है महिलाओं का, ठीक है, उनके घर में सबसे ज्यादा होता है। बड़ा अजीब सा बात है। अपने घर में किसी के लेडीज के साथ कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है, इसके वजह से लेडीज उस पर कोई और एक्शन नहीं ले पाती है, क्योंकि रहना तो उनको घर में ही है। और हम लोग एज ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, अगर वो लड़की घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है, तो मायके वाले भी ज्यादा दिन के बाद उनको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। भाग के चली आई, छोड़ के चली आई, ऐसे है वैसे है, होने लगता है ना। लेकिन आपको देख जान के चीज बड़ा मतलब आश्चर्य होगा कि अपने घर के भीतर कई केसों में पाया गया है कि लड़की के फादर लड़की का सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे। इस तरीके का लड़की,
सोच के देखो, कभी हम लोग हंस देते हैं, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, वो अलग बात है। कभी सोच के देखो किसी लड़की की मन की स्थिति कि जिनको अपने घर में उसके फादर के द्वारा इस तरीके से हैरेस किया जाता होगा। ठीक है, हेलो। एक सेकंड, एक सेकंड, पता नहीं स्क्रीन अचानक से काहे गायब हो जा रहा है। ठीक है, वो चीजें हैं। कभी उस चीज को, उस स्थिति को आप समझिए। कोई एक लड़की जिसकी शादी होनी है, ठीक है, वो लड़के को नहीं जान रही है, किसी लड़के को नहीं जान रही है, वो किस स्वभाव का है। आमतौर पे आप लोग या हम लोग जिस जनरेशन में चल रहे हैं, उस जनरेशन में हम लोग एक बड़ा अच्छा सा परंपरा निभा देते हैं जिसका नाम है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। आमतौर पे हम उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं, उस चीज से मतलब इंटरेक्ट होते रहते हैं। तो हम किसी लड़की से अगर बात कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। इन केस अगर हम सही ढंग से उसके साथ अपने रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि हम उसके साथ अगर शादी करें या कुछ भी करें, तो वो हमारा अपना डिसीजन होगा और एक दूसरे को आप जान रहे हैं ना। आप बतौर एक लड़का, अगर सवाल आपसे किया जाए, क्या आपको अचानक से आपकी शादी किसी एक स्ट्रेंजर लड़की से करा दी जाए जिसको आप जान नहीं रहे, ठीक है, आप कैसे उसके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे? अचानक से आपकी शादी हो गई, कल से कोई कह दे कि आज से आपकी पत्नी है, भाई साहब अचानक से आप उसका हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। कैसा लगेगा भाई? पहली बार सोच के देखो कैसा लगेगा वो किसी लड़की का हाथ पकड़ना जिसको हम जान नहीं रहे। अचानक से शादी हो गया, थोप दिया, ले बेटा इसे तो मेरा रू। वो तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? तो लड़का को क्या अजीब लगेगा? लड़की का क्या स्थिति होगा भाई साहब? जो लड़की कभी अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ बड़ी होने पे सोती नहीं है, सोती है अपने सोसाइटी में, नहीं सो पाती है, उसको अपनी इज्जत का ख्याल होता है। अचानक शादी कर दिया जाए, चले जाओ भाई इसके साथ तो उस सोसाइटी को हम लोग इस टाइप से, इससे बेहतर जनजीवन जो है ना आदिवासी लोगों का है। जो हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिसको झूठा इज्जत फॉलो करते हैं, वो सोसाइटी उससे लाख गुना बेहतर सोसाइटी आदिवासी लोगों। ठीक है, इस पे हम लोग कभी डिस्कस करेंगे अच्छे से, अगर ठीक लगेगा तो। कभी कभी ये सब चीज बोलना जो है ना लोगों को खराब लग जाता है कि ऐसे क्या बोल देता है, लेकिन जो है सो है भाई साहब, क्या कीजिएगा, सोसाइटी है अपना। खैर, उसके बाद इसमें आइए, अब कहता है, हम लोग देखते हैं कि वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑल दिस इज वेल नोन, yet issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. This has led many feminists and women movements to their conclusion that unless women control power, and their problems will not get adequate attention. One way to ensure this is to have more women as elected representatives. In India, the proportion of women in legislature has been very low. अभी जो करंट जो चल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला रिप्रेजेंटेशन अभी संसद भवन में है। आज तक नहीं था इतना रिप्रेजेंटेशन जो अभी है। फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज टच 14.36% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। 2019 वाले चुनाव का डाटा है, जिस चुनाव में ये कहा गया था, मतलब ये जो अभी चल रहा है, उसमें पूरे वुमेन के परसेंटेज का 14.36% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो है लोकसभा का, टोटल स्ट्रेंथ अगर 100% है लोकसभा का, तो उसमें 14.36% ही महिला है। समझ लीजिए, कम से कम 50-50 होना चाहिए था, नहीं 50 तो 25:75 होना चाहिए था, लेकिन समझ रहे हो 14.36%। पूरे 135 करोड़ आबादी में से 550 लोग चुनना है। 550 लोग में से आपको 14, लगभग 70 से 72 आदमी, अभी 550 में 70 से 72 को लेडीज है। Their share in state assemblies in less than 5% in respect. India is among the bottom group of nations in this world. India is behind the average for several developing countries of Africa and Latin America. In the government, cabinets are largely all men, even when a woman becomes the chief minister or prime minister.
अभी तक आप ये भी चीज देख पाएंगे कि बहुत कम ऐसा होता है जहां पे लेडीज लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाता हो, लेडीज लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता हो। बताइए तो भारत में कितना प्राइम मिनिस्टर आपको महिला दिखती है? याद है? इंदिरा गांधी के बाद बताइए तो कोई है जो महिला हो? हेलो। समझिए, आजादी को हम लोगों को लगभग, अब हम लोग कुछ दिन के बाद 80 साल के हो जाएंगे आजादी मिले हुए। आजादी 80 साल मिला हुआ हो गया, लेकिन आज तक मात्र एगो महिला प्रधानमंत्री हमको मिली है। एगो आपको महिला राष्ट्रपति मिली है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies. इसका एक ही तरीका है सुधारने का, लीगली बाइंडिंग कर दीजिए कि इतने में इतना महिला होना ही चाहिए। दिस इज व्हाट द पंचायती राज हैज डन इन इंडिया। 1/3 of seats of local government bodies in panchayat and municipalities are now reserved for women. पंचायती राज व्यवस्था जो अपने यहाँ है, ग्रामीण चुनाव वाला, मुखिया उखिया वाला, उसमें कहा जाता है कि वह 1/3 सीट जो है वो महिला के लिए रिजर्व रहेगा, चाहे वो पंचायत में हो चाहे म्यूनिसिपैलिटी में हो। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। 10 लाख लेडीज पूरे भारत में अभी काम करने चली है, पंचायतों में है और किस चीज में है? नगर पालिका में, म्यूनिसिपैलिटीज में। Women's organizations and activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 seats in the Lok Sabha and state assemblies for women. जो महिला ऑर्गेनाइजेशन है वो मांग रहे हैं कि 1/3 सीट महिलाओं के लिए लोकसभा में भी रिजर्व रखिए और विधायक के चुनाव में भी रिजर्व रखिए। A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade, but there is no consensus over this among all the political parties. And the bill has not been passed. 10 साल से पड़ा हुआ है ऐसा एक बिल, उसको पास नहीं किया गया, इसलिए बिल फेल हो गया। ठीक है। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन needs to be expressed in politics, and this also shows that disadvantaged groups so benefit। एक सेकेंड। ठीक है। अब इसमें देखो, कहता है कि सेक्सुअल डिवीजन जो है, जेंडर डिवीजन, इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक डिवीजन को भी राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह से लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर नहीं उठता तो क्या उनको लाभ मिल पाना संभव था? अगर जातिवाद और संप्रदायवाद खराब चीज है तो नारीवाद क्यों अच्छा है? हम कहते हैं ना कि कास्टिज्म खराब चीज है, तो आप ये कह रहे हैं कि आप हिंदू है, मुसलमान है, ये खराब चीज है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो औरत है वो ये नहीं कर सकती? हम समाज को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर बांटने वाली हर बात का विरोध नहीं करते। अब हम देखते हैं कि धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति क्या मैटर है। आइए हम एकदम अलग किस्म के विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सब जगह मौजूद तो नहीं है, परंतु विश्व में धार्मिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी आज बहुत बड़ा हो चुका है। भारत सहित अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने नॉर्थ आयरलैंड वाले मामले में देखा था कि अगर लोग एक धर्म की माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो, तब भी मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीतिक मैदान में भी दिखता है। जरा इन बातों पर ध्यान दें। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, और धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से नहीं होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हुए था। उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। अपने देश के ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का ये कहना है कि देश में सांप्रदायिक यानी कम्युनल वायलेंस में मरने वाले ज्यादातर लोग
क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं। उनकी मांग है कि सरकार माइनॉरिटीज की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। ह्यूमन राइट ये कहता है, कहने का अर्थ ये है कि ह्यूमन राइट ये कहता है कि दरअसल जब कम्युनल वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस का मतलब हो गया वैसा दंगा जिसमें हिंदू मुसलमान हो, तो वैसे मामलों में मुसलमान लोग ज्यादा मार खाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि माइनॉरिटीज के लिए अलग कदम उठाए। महिला फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून यानी फैमिली लॉ महिलाओं से भेदभाव करते हैं, और इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक मतलब बराबर बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीतिक से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। अलग अलग धर्मों से निकले विचार, आइडियल्स, प्रिंसिपल्स पॉलिटिक्स में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो, उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए। अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ एक समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे बीजेपी वाले शासनकाल में तो माना जाता है कि हिंदू धर्म जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा और भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तरी आयरलैंड यानी नॉर्दर्न आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और ज्यादा विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगता है, तथा इसके जो फॉलोअर्स हैं वो दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। अभी आप देखेंगे आने वाले पिछले 10 सालों में ये जो आप देखेंगे बीजेपी का शासनकाल है उसमें आप ये मानेंगे कि हिंदू लोग जो है मुसलमान लोगों पे ज्यादा वायलेंट होना शुरू हो गया। ठीक है, मुसलमान लोग इसके बदले में थोड़ा सा पागलपनी से प्रेरित होकर नुकसान अपना शुरू कर दिया लोग। तो होता क्या है कि ऐसा जब सरकार किसी एक पक्ष को ज्यादा सपोर्ट करती है, दूसरे पक्ष को कम सपोर्ट करती है, तो जिस पक्ष को सरकार का सपोर्ट होता है वो दूसरे पक्ष का ज्यादा नुकसान करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तब स्थिति और विकट होने लगती है, और राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता कहलाता है, कम्युनलिज्म कहलाता है। अगर कम्युनलिज्म नहीं हो तो देश सेक्युलर होता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। ठीक है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म है। इस सोच के अनुसार खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। उनके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मौलिक हित जो होते हैं, एक जैसे होते हैं, तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखता है। इस सोच में यह भी बात शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर अलग अलग धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। जैसे हिंदू हिंदू लोग कर रहा है अभी, तो क्या सारे हिंदू का थॉट एक जैसा है? हो सकता है मेरा थॉट और तुम्हारा थॉट अलग हो सकता है। तुम्हारा मुसलमान या तुम्हारा बैकवर्ड की तरफ देखने का नजरिया अलग हो सकता है, मेरा बैकवर्ड की तरफ देखने का नजरिया अलग हो सकता है। हमको बैकवर्ड से कोई मतलब नहीं है, हम उनके घर बैठ के खा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि तुमको खाने में परेशानी हो सकती है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? हेलो, आवाज जा रहा हो तो बोला करो, नहीं तो हम इधर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो हमको दिख थोड़ी रहा है कि कौन ऑनलाइन है कौन गया। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जैसे अभी लोग कह रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। ये मानने वाला बात है कि हिंदू कभी एक हो सकता है, चाहे मुसलमान कभी एक हो सकता है, चाहे हिंदू और मुसलमान कभी एक हो सकता है। कल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे तो हिस्ट्री में देख रहे थे कि तुर्की का जो खलीफा वाला मुद्दा था, तो उससे पहले हिंदू मुसलमान भारत में एक के नहीं था। उसके बाद गांधी जी आए तो देखे कि खिलाफत आंदोलन को हम एक साथ मिला देंगे तो हमारा जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चालू हो जाएगा। तब जाके हिंदू मुसलमान कुछ समय के लिए एक हुआ, फिर बंटवारा होने लगा भारत का, फिर हिंदू मुसलमान अलग अलग हो गया। तो हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकता है।
राजपूत भूमिहार एक नहीं हो सकता है, भूमिहार ब्राह्मण एक नहीं हो सकता है, ब्राह्मण शूद्र एक नहीं हो सकता है। तो भाई साहब आप कैसे हिंदू एक होगा? हो सकता है, लगता है, ऐसा देखने से समझ में आता है कि अपना लोग तेज है कि कहेगा कि ना भाई, हम जो है सो राजपूत ब्राह्मण भूमिहार फलाना ढिमका नाम सब एक है। हो जाएगा क्या? पता चलेगा उसी में से जय हिंदू हिंदू करेगा, तब तक बीच में कोई लाठी लेके निकलेगा, कहेगा जय भीम, बस कहानी वहीं खत्म। लड़ लेगा, अपने में मर जाएगा। वही कहता है यहाँ पे कि ये सब बेईमानी हो सकती है, अलग अलग धर्मों के लोगों के हित अलग अलग होंगे ही, और उनमें टकराव भी होगा। हिंदू का अपना हिंदू लोगों का अपना हित है। हिंदू लोग सोच रहे थे कि मंदिर बनाएंगे, मुसलमान का तो हित उसमें था नहीं। मुसलमान सोचेगा मस्जिद बनाएंगे, उसमें हिंदू का हित नहीं है। दोनों मिलकर हॉस्पिटल बनाएगा तो कहेगा कि मुसलमान को। कम्युनल थॉट जब ज्यादा आगे बढ़ने लगता है और उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के फॉलोअर एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते, इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों या दूसरे समुदाय में वर्चस्व में रहना होगा, या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम ये मान ले कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, इसमें मुसलमान नहीं रहेंगे, तो क्या फिर हिंदू हिंदू लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? फिर हिंदू हिंदू में लड़ना शुरू हो जाएगा। या अगर इतने मेल मिलाप से रहना होता हिंदू हिंदू को, तो अपने भाई का जमीन का डंडे नहीं छाटता हूँ। एक भाई बहुत पैसा कमाने लगे, ठीक है, दूसरा भाई पैसा न कमाए, और पता चले कि उसकी पत्नी थोड़ा चालू दिमाग की हो, भाई भाई को शांति से रहने देगी? सवाल ही नहीं पैदा होता है, वो तो बवाल करवा के रख देगी। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, फिर स्क्रीन का है ना का हट गया। ठीक है, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करने को। कहानी खत्म है, अब ज्यादा कहानी है नहीं इसमें। देखो बेसिकली ये जेंडर एक इनइक्वालिटी के बारे में था, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी के बारे में था, रिलीजियस इनइक्वालिटी के बारे में था। इस चीज को हम अपने आसपास में ही महसूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमको कहीं अलग जाना है। फिर आगे देखिए तो कहता है कि अगर हम ये सोच ले कि हिंदू मुसलमान का नहीं हो सकता है, मुसलमान, अगर आप ये दिमाग में बिठा ले कि वी आर नॉट हिंदू एंड वी आर नॉट मुसलमान, वी आर इंडियंस, देन वी डोंट हैव एनी नीड टू मेक ए अनदर नेशन। अगर यही बात हिंदू मुस्लिम एक हो जाता, हिंदू मुस्लिम एक रहता, तो पाकिस्तान बनाने की जरूरत होती क्या? पाकिस्तान कभी बनता? पाकिस्तान तो क्लियर क्लियर मुसलमान के पक्ष में बना था ना। वो तो कहा गया था कि हम मुस्लिम है, मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि हम जो है सो मुसलमान के एक सर्वमान्य नेता है, हमको सारा मुसलमान नेता मानता है, सारा मुसलमान चाहता है कि भारत बट जाए। बट गया भारत, क्या कर लिया, क्या उखाड़ रहा है? आतंकवादी बना रहा है। हॉस्पिटल से इलाज कराना होता है तो दिल्ली आता है, इलाज कराना होता है तो जब जयपुर आता है। सब क्या किया है इतना दिन में? यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है कि एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो, यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और उसकी पहचान भी अलग अलग होती है। हर समुदाय के तरह तरह के विचार होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, और इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की अलग अलग आवाजों को दबाना है। ठीक है, मान लो कि अगर हम एज ए राजपूत ये कहते हैं कि राजपूत मजबूत हो जाएगा तो पूरा देश मजबूत हो जाएगा, पॉसिबल है? ऐसा तो है कि हम केवल राजपूत के बात को उठा रहे हैं, राजपूत के मैटर को उठा दिए। हो सकता है कि किसी सबसे लोअर कास्ट के लोग का कोई और मैटर रहा हो। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है सांप्रदायिकता। सबसे पहली बात कि सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में देखने के लिए ही मिलती है। इसमें सब इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, मतलब रिलीजियस, किसी के धर्म के बारे में पहले से अपने मन में गलत परसेप्शन बना के रखना। ठीक है, धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई गई धारणाएं। अब हम हिंदू है तो मान रहे हैं मुसलमान खराब है, मुसलमान मानता है कि हिंदू खराब है, जबकि न तो हिंदू होकर कुरान को कभी पढ़ा होगा, ना मुसलमान होकर कभी रामायण पढ़ा होगा, लेकिन दिमाग में कचरा बिठा के रखे हुए हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता शामिल है, दे आर कॉल्ड कम्युनलिज्म। ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि हमारे अंदर बैठी होती है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। हिंदू सोचता है राजपूत है तो राजपूत का एक नेता निकलेगा, हम राजपूत के नेता हैं।
मुसलमान के नेता हैं, हिंदू के नेता हैं, ऐसे होते हैं। जो लोग मेजोरिटी ग्रुप्स के होते हैं उनकी कोशिश मेजोरिटी का रूप ले लेती है, जो माइनॉरिटी ग्रुप के होते हैं उनको माइनॉरिटी राजनीतिक बनाने की इच्छा हो जाती है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। जैसे आप लोग कभी पॉलिटिकलाइज देखेंगे अभी, तो कभी आपको पता चलेगा उसमें कहेगा हिंदू खतरे में है, मुसलमान डुबा देगा, मार देगा, पीट देगा। अरे भाई साहब, उसको अपनी डर लगा रहता है। ठीक है, अभी उसमें देखो सबसे ऊपर में अभी सामने में एक फोटो दिख रहा है, फोटो एक फैज अहमद फैज थे, बड़े अच्छे शेर शायर लिखते थे। उनकी एक शायरी है कि हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद। हैं, हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद, हम बहुत बार जो है अजनबी मिले, बहुत बार मिल चुके हैं, फिर भी एक दूसरे को अजनबी हैं। खून के धब्बे तब धुलेंगे, पता नहीं कितना बरसात होगा तब खून का धब्बा धुलेगा, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई का। ठीक है, वो कहेगा हिंदू खतरे में है, मुसलमान कहेगा मुसलमान खतरे में है, नतीजा लोग डर जाता है। चुनावी राजनीति में धर्म के मतदाताओं की भावनाएं या हितों की बात उठाने के तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार कम्युनलिज्म का सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर दंगा दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे और आजादी के बाद बड़े पैमाने पे हुए थे। इतना लोग मरा था भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय कि उनका कंकाल कितने महीनों तक सड़ता रह गया, डेड बॉडी, कोई उठाने वाला नहीं था। धर्मनिरपेक्ष शासन, सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और हमारे संविधान के निर्माता इस चुनौती के प्रति पहले से जानते थे। इसी कारण उन्होंने भारत को जो है सेक्युलर शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में प्रावधान किए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया। ये बात हम उस पहले भी बता चुके हैं ना, उस दिन क्लास कराए थे तो बताए थे ना कि भारत के स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई का जो दर्जा रहा है, उसी के विपरीत भारत के संविधान को किसी तरह का कोई दर्जा नहीं दिया गया है। संविधान सभी नागरिकों और सभी समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और उसकी प्रचार करने की आजादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को इलीगल घोषित करता है। साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। जैसे यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता, लेकिन धर्म में छुआछूत फैलाया जाता है ना। हम लोग हिंदू धर्म में है, डोम आ गया दरवाजे पे, उस जिस थाली में खा लेगा वो थाली फेंक देंगे, पत्ता पे खाने के लिए देंगे। ये छुआछूत की इजाजत नहीं देता है और इसी को लेके अपने यहाँ एट्रोसिटी एक्ट बना था। उसको आप गाली नहीं दे सकते हैं, वो आप उसको कुछ उसको जाति सूचक शब्द नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उस चीज का वो लोग डिसएडवांटेज भी उठाता है, तो वो तो खैर पर एक्सेप्शन का केस है, लेकिन उनके फायदे के लिए था वो। इस हिसाब से देखिए तो सेक्युलरिज्म कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की विचारधारा नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। अगर सेक्युलरिज्म हटा दिया जाएगा तो हमारे संविधान का बुनियाद ही ढह जाएगा। संप्रदाय, अगर सोचो कि भारत के संविधान में हिंदू अपने हिसाब से डालना शुरू कर दे, मुसलमान अपने हिसाब से डालना शुरू कर दे, भारत कितना दिन चलेगा? भारत चलेगा क्या ज्यादा दिन? कब्बे खत्म हो जाएगा, सिस्टम में बंद हो जाएगा, है ना। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए चुनौती है, एक खतरा है। और हमारी तरह का संविधान धर्मनिरपेक्ष जरूरी चीज है, पर इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने डेली के लाइफ में जो सांप्रदायिक जो हम थॉट हम मिला के रखते हैं दिमाग में, इसके विषय में उसके विषय में जो थॉट बना के रखते हैं, उससे खुद को लड़ना पड़ेगा, उसको अपने अंदर से हटाना पड़ेगा, तब जाके हम एक नागरिक बन पाएंगे भारत का। हम हिंदू हो के ये कहें कि हमको संविधान पे भरोसा है, लेकिन हमको मुसलमान पे भरोसा नहीं। भरोसा बनाएंगे तब बनेगा। मुसलमान कहेगा हमको हिंदू पे भरोसा नहीं। जाति और राजनीति कहता है कि हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी, इसमें मोटे तौर पे एक सकारात्मक या लाभदायक है तो दूसरा नकारात्मक या नुकसानदेह। अब हम अंतिम चरण में चल रहे हैं, यानी जाति और राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष देखेंगे।
सेक्स और रिलीजन के आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर कास्ट पे विभाजन जो है भारतीय समाज में देखने के लिए मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं, एक न एक तरह का लेबर का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था में इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असली सिमिलरिटीज का एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभिन्न विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग या एक या मिलते जुलते पेशों के होते हैं, उन्हें अलग अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है, वो एक कम्युनिटी के कहलाते हैं। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है, न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजन में उनकी पात में बैठकर दूसरे जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। ये बात आप लोग महसूस किए हैं कभी, कि जिस पात में कहीं कहीं आप लोग इस किस्म के रेसिज्म देखेंगे, जिसमें आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि जहाँ पे फॉरवर्ड का भोज चल रहा होगा तो बैकवर्ड को खिलाता है लोग, लेकिन पहले फॉरवर्ड को पूरा खिला उला लेगा, उस बीच में बैकवर्ड बैठेगा तो मार के उठा देगा उसको सब। इतना बुरा कभी कभी बर्ताव करता है कि देख के तकलीफ होता है कि हम लोग इसी समाज के हिस्सा है। कहता है वर्ण व्यवस्था, जाति समूहों का जो क्रम है जिसमें एक ही जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति के लोग उसमें सबसे नीचे। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंतज्य जातीय, जिसको हम लोग अपनी जाति से अलग मानते हैं, उसे छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, ये सभी लोगों ने जातीय भेदभाव से मुक्त समाज बनाने की व्यवस्था की बात की थी। हुआ नहीं कुछ। इन महापुरुषों के प्रयासों के चलते, सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति की व्यवस्था में भारी बदलाव आया। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता, शिक्षा के विकास, प्रोफेशन चुनने की आजादी, गांवों में जमींदारी व्यवस्था खत्म करने, जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में अब बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में अब तो ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठ रहा है, रेस्टोरेंट में आपके मेज पर कौन खाना खा रहा है, आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट के आए तो यहाँ हुए बदलावों को देख के हैरान रह जाएगा। बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपने जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। अब आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप एक फॉरवर्ड कास्ट के लड़का है, बड़ी सुंदर सी एक लड़की बैकवर्ड कास्ट की आपको पसंद आ जाती है, आप उससे शादी कर लेते हैं, शादी करके घर ले आते हैं। आपके माता पिता ज्यादातर कितना दिन नाराज रहेंगे आपसे? मुश्किल से कोई आइडिया है? उसके बाद मान जाएंगे ना? हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज है कि मान जाए। ठीक है, इसको अपोजिट करिए। कोई लड़की फॉरवर्ड की और बैकवर्ड के लड़के के साथ शादी करी, तब क्या होगा? और घर पे आ गई अपने पापा से आशीर्वाद लेने। अब बताइए क्या हो सकता है? जान पे खतरा। हम लोग 7 में क्लास में थे, याद है, पहली बार हम लव मैरिज देखे थे उसमें। ठीक है, पहली बार भागने की परंपरा हम वही देखे थे। एक मेरे दोस्त था, दोस्त है अभी, आनंद, उसकी बहन भाग गई थी। नहीं, आनंद नहीं, करण की दोस्त थी, वो भाग गई थी। बहन थी, लव मैरिज कर ली थी, शायद अपने ही कास्ट की किसी में थी, पता नहीं क्या था। भाई साहब, मेरे गांव से 3 किलोमीटर आगे नदी बहता है, उसको काट के बजाते बोरा में भर के और उसको नदी में बहा दिया। आप समझिए कि कहाँ, ज्यादा दिन नहीं, 2004-5 की बात है। आज वैसा सोसाइटी बदला है कि नहीं बदला है? आज तो हो जा रहा है ना, आज तो भाग भुग जा ही रहा है, सब कर रहा है शादी।
आज उतना तो नहीं किसी का हत्या हो रहा है क्या? अब गार्जियन जो है ना, लगभग लगभग नहीं होता है, बहुत कम होता है। लोग जो है ना, गार्जियन अब उस चीज को एक्सेप्ट कर लिए हुए है कि हाँ अब कर सकता है बच्चा। गार्जियन उस चीज को देख लिया डेली रूटीन में, क्योंकि होता क्या था कि पहले ये चीज एक्सेप्शन होता था कि हाँ कर लिया शादी अब मार देंगे। उन्नत अब मारने पीटने में लोग एकदम मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। अब क्या हो गया ना कि अब थोड़ा सा मुंहफट किस्म का लोग हो गया। ठीक है, अब भाग जाएगा तय नहीं करेगा, उन्हें से ट्रेन में जाएगा, वीडियो बनाएगा, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, करते रह जाएगा। ठीक है, तो वही चीज कहता है कि अभी भी जाति प्रथा विदा नहीं हुआ है, लेकिन अभी ऐसा है कि मतलब छुआछूत की प्रथा भी समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में या कुछ समूहों को दबा के रखा जाता है। इनका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है, और जिन जातियों में पहले से पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था, जिनकी शिक्षा पे पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर से पिछड़े हुए हैं। और यही कारण है कि शहरी माध्यम में अग्री जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। जाति और हैसियत में काफी निकट का संबंध है। जितनी बड़ी जाति उतना ज्यादा हैसियत, जितनी छोटी जाति उतना कम हैसियत। ठीक है, सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इसी मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। और इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित भी एक जैसे होते हैं, तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। जैसे मान लो कि एक फॉरवर्ड कास्ट का है, उसी बीच में कोनो मुसलमान आके बैठ जाए, लोग उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन काफी लेट से करेगा एक्सेप्ट। तब तक तो कहानी चलेगा, रात में हल्ला करेगा सब, बाप रे उसके घर में तो गैया काट रहा होगा। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग ऐसा निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने कम्युनलिज्म के मामले में देखा कि हमारे मान्यता हमारे अनुभव से अलग नहीं है। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यह एकमात्र या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम तय करती है, तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों के हिसाब से ध्यान में रखती है, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। और जब सरकार का गठन किया जाता है, तो राजनीतिक दल इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों के अलग अलग लोगों को जगह दी जाए। राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। और जो है सार्वभौम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, एडल्ट वोटिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। एडल्ट वोटिंग सिस्टम ही होता है, उसमें हर एक व्यक्ति को एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने के लिए लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अब तक छोटा और नीच माना जाता था। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। जैसे बीजेपी, बीजेपी का वोट का मतलब क्या हो गया? बीजेपी वोट में मतलब लगता है कि फॉरवर्ड का वोट बीजेपी को जाएगा। लालू यादव की पार्टी, आप लालू यादव की पार्टी के नाम सुनने से आपको क्या लगता है कि किस कास्ट का सबसे ज्यादा वोट उसको जाता होगा? आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव। किस कास्ट का सबसे ज्यादा वोट? अब बताइए, राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान और यादव। अब बताइए राजद का वोट किसको मिलेगा? मुसलमान और यादव, है ना? मुसलमान का वोट भी उनको ज्यादा मिलता है, बीजेपी को कम मिलता है। तो जो एक पार्टी है, जैसे ये कहा जाएगा, यादव क्या कहलाएगा? आरजेडी का वोट बैंक। क्या कहलाएगा? आरजेडी का वोट बैंक। ठीक है, अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है, तो उनके पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति से एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं। अभी आप देखेंगे मुखिया वाले चुनाव में कि एक गांव से अब एक ही टोला से 2 आदमी खड़ा है, हमारा 2 पट्टीदार खड़ा है चुनाव में।
अब सवाल उठता है कि किसको देंगे, किसी को देना देना तो होगा ना। ठीक है, तो वो चीज है। बस अब इस चैप्टर का हम लोग लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं। ये कहता है कि इससे स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे फैक्टर्स भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज्यादा राजनीतिक पार्टी से रखते हैं। कहा जाता है एक बात कि आदमी को आप खाना दीजिए चाहे नहीं दीजिए, लेकिन आदमी ऐसा है ना कि उससे एक दिन बिना पॉलिटिक्स के नहीं रहा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। इसमें हम लोग आगे अब तो कुछ पढ़ने की इसमें आवश्यकता है नहीं, और विशेष ये कहानी खत्म है। इसमें किसी को आप लोगों को कोई सवाल हो तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो या कोई सवाल जवाब हो तो पूछ लो। बोलो बोलो सत्यम, बोलो क्या बोल रहा है। क्योंकि हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और पैट्रियार्कल सोसाइटी आज से नहीं है, हम लोग बहुत पुराने सोसाइटी, बहुत पैट्रियार्कल पहले से चले आ रहे हैं। और हम लोगों का सोच ऐसा है, अभी तो बताए कि कोई एक लिपस्टिक लगा के लेडी चली जाए तो कयामत हो जाता है। ये सोच हमारे दिमाग में, दूसरा कहीं नहीं है। ठीक है, सोसाइटी हम सोसाइटी में जो है ये मान के चलते हैं कि लेडीज है घर का काम करेगी, कहाँ बाहर जा रही है। ठीक है, बाहर जाने का मतलब है कि औरत कैरेक्टरलेस हो गई। ठीक है, तो प्रताड़ित। अब बाहर से अब मान लो, याद होगा रामायण देखे हुए हो कि नहीं देखे हुए। रामायण में सीता जी को अग्नि परीक्षा किसके वजह से देना पड़ा था, लेडीज की वजह से कि जेंट्स की वजह से। एक एक जेंट्स क्या किया था, राम जी का कान भर दिया था। तो वही हाल है, अब पता चले कि हमारी वाइफ बड़ी लिपस्टिक लगा के सज धज के रोड पर कहीं काम करने चली गई और किसी जेंट्स से हंस के बतिया ली, तब तक कोई मेरा दोस्त देखा आया, हमको कहा कि ये मेहरारू रख ली, वाला बिगड़ गया हो मेहरारू है। पता चलेगा कि बस ऐसा ना बात हमको कह देगा कि पत्नी घरे आएगी, तब तक हम दो चार तावर तो कस देंगे आते आते। ठीक है, जैसे ही कसेंगे तब तक तो क्या हो जाएगा, हम बात को समझे नहीं, क्या बात हुआ हमको पता नहीं, हम क्या किए, एग्रेशन में आके धके पीट दिए। क्योंकि हमारे भीतर ईगो भरा हुआ है। अभी वही चीज हम लोग बात कर रहे थे ना कि कम्युनलिज्म में क्या है, कि हमारे भीतर भरा हुआ है कि हम इस जाति के हैं और हम पैसे वाले हैं, और हमारे भीतर इस बात का ईगो है। वो निकालना पड़ेगा उस चीज को, तब सोसाइटी को आप चेंज कर सकते हैं। और दरअसल ये परंपरा पोस्ट वैदिक पीरियड से चला रहा है, तो हमारे जीन में बस गया हुआ ये चीज, इसी की वजह से जल्दी निकलता नहीं है बाहर। ठीक है, इसमें और बताओ, इसी की वजह से दूसरा कोई अत्याचार क्यों किया जाता है, तो मर्दों से पूछो क्यों अत्याचार करते हैं भाई साहब। औरत पे औरत अत्याचार तब करता है जब पहले मर्द शुरू करता है। आगे बोलिए, बोलो शिवानी, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था। हम्म। 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 पहली बात कि कास्ट को लेकर डिफरेंस हम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से महसूस इसलिए कर सकते हैं कि आज से लगभग 100 साल पहले देख लेंगे, या 100 साल पहले तो छोड़ दो, आजादी के बाद तक 1990 तक की बात समझ लो, जिस स्कूल में फॉरवर्ड जाते थे उस स्कूल में बैकवर्ड नहीं जाते थे। ठीक, क्योंकि माना जाता था कि छुआछूत है, बैकवर्ड के लड़का के साथ बैठ के नहीं पढ़ेंगे। आज आपके बगल में बैठे अंबेडकर हो गए, पेरियार हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, ये सब लोग किए थे क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में कास्टिज्म फैला हुआ था। इन लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स किया था, और नतीजा ये हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कम्युनल न बना के क्या बना दिए, उसको हम लोग सेक्युलर बना दिए। ये भाई साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडियन में भरोसा रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लाइन है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वी द हिंदूज, वी द मुसलमान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इम्प्रूवमेंट के लिए वही चीज अभी बता रहे थे कि इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले आदमी के मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। आदमी का मेंटालिटी चेंज हो जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं दिक्कत नहीं है। मेंटालिटी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप दरअसल मान के चलते हैं कि अगर कोई लेडीज बाहर निकल गई सज धज के, तो सी इज कैरेक्टरलेस।
वो हमारे भीतर है, हम उसको निकालेंगे तब तो निकलेगा ना। वैसा तो नहीं कि पेपर में छप के आता है कि आज का शुभ समाचार, कोई लेडीज लिपस्टिक लगा के निकल रही है, आज उसको आप कैरेक्टरलेस कहेंगे। ऐसा नहीं होता है, वो हमारे मन के भीतर का भावना है। आप 25 आदमी से लेडीज के बारे में रिव्यू करिए। हम एक टास्क देते हैं आप लोगों को, अगर आप लोग कर सकते हैं तो करिए, सोशल एक्सपेरिमेंट है। आप जाइए, अगल बगल से लोगों से मिलिए, जो आपके आसपास में दोस्त हो, घर के फैमिली मेंबर हो, आप अपने फैमिली मेंबर से, आप फैमिली मेंबर से दो लड़की का फोटो दिखाइए उनको। एक लड़की जो खूब सजी धजी मिनी स्कर्ट में हो, और एक लड़की जो पूरा टिप टॉप, मतलब गांव की गंवार जैसी थोड़ा सा शरीफ टाइप की हो, उसका फोटो दिखाइए। और दोनों के विषय में घर के गार्जियन का ओपिनियन जानिए, दोस्त का ओपिनियन जानिए, और नोट करिए या रिकॉर्ड करिए उसको। एनालाइज करिए कि देखिए कि आपके आसपास में रहने वाले लोगों का थॉट क्या है उसके विषय। आपको उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। फिर आप कास्ट की बात शुरू करिए। आप कह दीजिए, खाली झूठ का के कहिए घर में कि आज हम हमारा एक दोस्त जो है ना वो चमार है, और हमारे जो उसके साथ बैठ के उसका लंच खा लिए हैं। फिर देखिए घर में अगर कोई स्टीरियोटाइप दादी वादी है, तब तो भाई लात खाने में भी पीछे नहीं, तो वो आपके हाथ से खाना ना खाए। ठीक ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने की चीज है, इसको करने के लिए पैसा थोड़ी लगता है। आप एक बार सोसाइटी में जान के देखिए, ओपिनियन डाल के देखिए। ठीक है, ऐसा ओपिनियन हम रह रह के करते रहते हैं, कुछ कुछ होते रहता है, कहीं कहीं कुछ ऐसा बात बोल देते हैं जहाँ पे हम अपने आप को खराब साबित कर देते हैं, ताकि अगले का ईगो सेटिस्फाई हो जाए, जो बात बोलना चाहता है खुल के कह दे हमको। ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या कीजिए, ये सब चीज एक्सपेरिमेंट क्या चीज है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो कम भाया 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, वो भी कई जनरेशन से मरा पड़ा हुआ है भीतर में। घर में इतना नहीं पता है, घर में आप देखेंगे कि कितना परसेंट घर है जिसमें लेडीज लोगों को टॉर्चर नहीं किया जाता हो मेंटली। फिजिकली टॉर्चर अगर ना भी किया जाता हो तो मेंटली ना किया जाता हो। लड़की है, कहाँ जाएगी रात के 9 बजे। लड़का है, लड़की है, रात को 9 बजे भेजने में डर लगता है। लड़का किससे डर है भाई साहब? डर क्रिएट किया जाता है, डर होता नहीं है, डर क्रिएट किया जाता है। ठीक है। तो वो चीज है, सोसाइटी में सोच पे अंतर है। सोच बदलने का कोशिश किया गया था, लोगों को कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से सुनाया जाता था, तब सोच बदला था। सती प्रथा था ना, सती प्रथा के प्रति सोच बदला कि नहीं बदला लोगों का? ठीक। वो चीज है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सोच का चक्कर है, सोच बदलने की जरूरत है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप यंग जनरेशन है, आपका सोच कैसा है और आप लोगों का सोच कैसे बदलते हैं। अगला सवाल। और किसी का कोई दिक्कत? आज मतलब बहुत ज्यादा देर चल गया ना। लंबा खींचा गया, चलो कोई बात नहीं। इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछ लो, और नहीं तो फिर समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक। ठीक है, शुभ रात्रि।